पिछले दो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग की एलिमेंट के क्लासिफिकेशन से, ठीक है। फिर हमने डोवर्डियर के बारे में पढ़ा, उसने क्या बोला। फिर हमने पढ़ा न्यूलैंड के बारे में, ठीक है। दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों ने एटॉमिक मास पे जोर दी, है ना। दोनों ने एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था, सही हुआ था ना, ठीक है। अब तीसरा बंदा आएगा, वो है मेंडलीव्स। कौन है? ये मेंडलीव्स आएगा, ठीक है। पहले ये कौन था समझ लेते हैं। ये रशिया का आदमी था कोई, ठीक है ना। और जिस समय मेंडलीव, देखो मैं ना, मेंडलीव न्यूलैंड के थोड़ा बाद में आया था, ठीक है। तो न्यूलैंड के थोड़ा सा बाद में मेंडलीव ने अपना नियम दिया था, ठीक है। तो न्यूलैंड के समय कितने एलिमेंट मालूम थे? 56 के आसपास, है ना, 56 के आसपास थे। तो क्योंकि मेंडलीव उसके बाद में आया था, तो अब कितने मालूम है? 63। तो कुछ नए एलिमेंट और डिस्कवर हो गए। तो क्या बोला था न्यूलैंड ने कि अब कोई एलिमेंट मिलेंगे नहीं, है ना। तो उसके बाद गलत हो गई, उसके बाद गलत साबित हो गई। न्यूलैंड ने ये बोला कि अब जो 56 एलिमेंट मौजूद है अभी, बस अब कुछ नहीं मिलेगा, इसके इसके अलावा कोई एलिमेंट होते ही नहीं है। और वो गलत साबित हुआ। उसके थोड़े टाइम बाद में कौन आया? मेंडलीव आया। और तब कितने एलिमेंट मालूम थे? 63। मतलब वो तो जो उसने बोला वो गलत, ठीक है ना। तो एक तो ये भी कारण है कि उसकी टेबल हम पढ़ दे नहीं है, ठीक है ना। अब मेंडलीव क्या करता है, देखो। मेंडलीव भी एटॉमिक मास को, किसको? देखो, एटॉमिक मास को ही लिंक करेगा एलिमेंट से। तो तीनों में यही कॉमन है, डॉर्मनियर, न्यूलैंड और अपने ये मेंडलीव में एक ही बात कॉमन है। ये सब एटॉमिक मास को ही पकड़ के बैठे बैठे हैं, है ना। एटॉमिक मास को ही पकड़ के बैठे हुए ये सब, है ना। बस उसको पकड़ के बैठेंगे और बस उसके अनुसार एलिमेंट को जमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए मेंडलीव की टेबल में भी खामियां रह जाती है, इस एटॉमिक मास की वजह से कुछ कुछ ना कुछ खामी होगी। पहले पढ़ ले इसकी टेबल क्या है, ठीक है। अब देखो, मेंडलीव की टेबल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट, आइसोटोप। क्या होता है आइसोटोप? पता है, पढ़ा हम नाइन्थ नाइन्थ से पढ़ा हुआ है हमने। आइसोटोप किसे बोलते हैं? देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं पहले, ठीक है। एच फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? जेड, है ना, एटॉमिक नंबर। इसे क्या बोलते हैं? जेड को एटॉमिक नंबर। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन के अंदर में एक तो क्या है? प्रोटॉन। और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। मालूम है ना? सही है। प्रोटॉन मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, सही है। अब देखो, ये जो था ना हाइड्रोजन, इसका जो एटॉमिक मास होता है, इसका जो मास होता है वो होता है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम क्या बोलते हैं, 6 किलो, 6 ग्राम। तो ये किलो और ग्राम क्या है? मास की यूनिट है ना। ऐसे ही AMU भी मास की एक यूनिट है। तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 AMU। तो देखो, इस दुनिया के अंदर है ना, अगर आपको ऐसा भी हाइड्रोजन मिलेगा जिसका मास 1 AMU है, और ऐसा भी हाइड्रोजन मिलेगा जिसका मास 2 AMU होगा। ऐसा भी हाइड्रोजन मिलेगा जिसका मास, जो मास होगा वो 3 AMU होगा। देखो समझना, इसके अंदर भी एक तो प्लस होगा, एक क्या होगा? माइनस। इसके अंदर एक प्लस, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी ऐसे ही रहेगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये प्लस माइनस सब में सेम रहेंगे। इसमें भी एक प्लस, इसमें भी एक माइनस, इसमें भी एक प्लस, इसमें भी एक माइनस, इसमें भी एक प्लस, इसमें भी एक माइनस। पर फर्क क्या आ रहा है? तीनों के मास में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, तो इसका मास थोड़ा बढ़ गया ना, वजन बढ़ गया थोड़ा सा इसका। इसका मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा है कि नहीं? हाँ क्या ना? ठीक है। इसका मास भी बढ़ गया अभी, इसका मतलब इसमें तो और एक्स्ट्रा है, इन दोनों के मुकाबले इसमें तो और कुछ चीज ज्यादा भरी हुई है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। पता है, 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, जिस हाइड्रोजन का मास 1 होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है।
न्यूट्रॉन 0। जिसका मास 2 होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं? एक। कितना होता है? एक। और जिसका मास 3 होता है, जिस हाइड्रोजन का मास 3 हो, हम सिर्फ बात हाइड्रोजन की कर रहे हैं, ठीक है? तो जिस हाइड्रोजन का मास 3 amu है उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे? सॉरी, 2। बात समझ में आ रही है? देखो इसीलिए इन सबका मास अलग है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई ना, इसलिए इसका मास थोड़ा सा इससे ज्यादा है, इसमें तो और एक्स्ट्रा आ गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसके इसके अंदर एक प्लस एक माइनस और 2 न्यूट्रॉन, तो कुल मिला इसमें 4 चीजें हैं। इसके अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, 3 चीजें। इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 ही चीज। ठीक है, इसीलिए इनके मास में फर्क आया। सही बात है। तो अब देखो, ये तीनों ही हाइड्रोजन है, ये तीनों में कोई अंतर नहीं है। ये बिल्कुल ना ऐसा मानो कि ये बिल्कुल हम शक्ल की तरह है, ये सब हम शक्ल ही है। बस फर्क क्या है? 3 लोग हैं, तीनों डिट्टो एक जैसे दिखते हैं। बस तीनों फर्क क्या है? उनके वजन। एक थोड़ा मोटा है, एक पतला है, एक और मोटा है। बात समझ में आ रही है? बस ये ऐसा, ये बिल्कुल हम शक्ल है ना। तीनों एकदम एक जैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं। फर्क सिर्फ किसमें? उनके वजन में। एक पतला है, एक उससे मोटा, एक उससे मोटा, बस इतना सा फर्क है। देखो अब इसको समझते अच्छे से। देखो अब इसका मतलब समझ में ना। हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O, पानी बनता है। सही है। अब देखो, अगर ये वाला हाइड्रोजन जिसका मास 1 है, अगर उसको और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो भी H2O ही बनेगा। अगर इस वाले हाइड्रोजन को लोगे और उसको मिलाओगे ऑक्सीजन से, तब भी H2O ही बनेगा। इस वाले को लोगे, पानी से मिलाओगे, तब भी H2O ही बनेगा। देखो तीनों की प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी में, तीनों की जो रिएक्शन होगी उसमें कोई फर्क नहीं होता। तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं। तीनों एक जैसे ही काम करेंगे, ठीक है? पर फर्क कहाँ आ जाता है? इनके मास के अंदर। तो आइसोटोप किसे बोलते हैं? देखो, है तो सब हाइड्रोजन ही। तो एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी, एटम्स, तीनों एटम है ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन है सेम के, हाइड्रोजन के एलिमेंट है ना, एटम है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ऐसे एटम जो सेम एलिमेंट के होंगे, होंगे सब अगर हाइड्रोजन के, सभी हाइड्रोजन के ही होंगे। फर्क होता है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी पर उनका मास अलग अलग होगा। एक और एग्जांपल दे दे, अपन लेते हैं कार्बन का, ठीक है ना, बहुत बेस्ट एग्जांपल। देखो कार्बन ना, कार्बन, आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z6। इसका मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 तो प्रोटॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, है ना। मतलब प्लस कितने होते हैं? 6, और माइनस कितने होते हैं? वो भी 6, है ना। प्रोटॉन का ग्रुप प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। ये ना, ये वाला कार्बन, इसका मास होता है 12 AMU। कितना होता है? बात समझ में आ रही है? एक ऐसा कार्बन भी होता है, वो भी कार्बन ही होगा, उसके अंदर भी प्रोटॉन कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। 6 प्लस और 6 माइनस, पर उसका जो होगा ना मास, वो होगा 14 AM। क्या होगा? इसका मास बड़ा होता है। दोनों कार्बन ही है, दोनों एक, वही हो गया वापस, दोनों हम शक्ल है, एक पतला है एक मोटा है। दोनों की रिएक्शन भी सेम होगी, मैं दिखाता हूँ देखो। हम सब जानते हैं कि अगर H प्लस Cl मिलते हैं तो क्या बनता है? HCl। HCl बन जाता है। तो अगर मैं, सॉरी ये वाला नहीं, C+4H, है ना। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन का बनता है CH4। एक चीज होती है ना, इसको मीथेन बोलते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में, ये तो बहुत सब टाइम में सब आएगा। इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है, इसको मीथेन बोलते हैं। देखो अगर मैं ये वाला कार्बन लूंगा और उसको अगर हाइड्रोजन से मिक्स करो तो भी, मतलब उसके अगर रिएक्शन करवाओ तो भी CH4 बनेगा। इसको लूं, इन दोनों को आपस में टकराओ तो भी CH4 ही बनेगी। तो इनकी प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं है, अंतर किसमें? इनके मास में। तो इनको बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, आइस, यही बात मैं क्यों पढ़ रहा हूँ कि मेंडलियस ने
देखो मेंडलीव की गलती यहाँ ही होगी थी, कुछ ना कुछ लिंक है मेंडलीव और आइसोटोप्स का, इसलिए समझना जरूरी है। ध्यान क्या रखना है, कार्बन, अगर कार्बन सी का आइसोटोप है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी पर मास कैसा होगा, अलग अलग होगा। ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी सेम, मास अलग अलग। तो अगर प्रॉपर्टी सेम होगी तो वो तो फिर वो तो एक ही लाइन में आने चाहिए ना, तो बस वही गड़बड़ी वहां हो जाती है अभी समझ में, ठीक है टेबल में। अब समझते हैं नोबल गैस। नोबल गैस है ना, यहाँ पे पढ़ेंगे इनर्ट गैस। क्या पढ़ेंगे, इनर्ट गैस। ये क्या होता है ये पढ़ते हैं। देखो आपने सुना हुआ हीलियम, है ना, एच ही हीलियम, है ना। वो पढ़ा हुआ है नियोन, ए आर आर्गन, नाम सुना हुआ है ना, पढ़े हुए हैं सब। ये सभी क्या है, ये सभी इनर्ट गैस होती है, इनको बोलते हैं इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, इनको बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस, ठीक है। देखो अभी ये खास क्यों है समझना। देखो नॉर्मली है ना, जो होते हैं दूसरे एलिमेंट, वो लग, वो रिएक्शन करते हैं, अच्छी खासी रिएक्शन करते हैं, बहुत लोगों के साथ में रिएक्शन करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन होगा, वो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ओ मिलेंगे तो H2 पानी बन जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाएंगे, सी और एच, तो CH4 मतलब बाकी दूसरे एलिमेंट है ना, किसी और के साथ में आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, आराम से मतलब कर लेते हैं। पर इनर्ट गैस वो होती है ना, जो रिएक्शन कभी कभार बाय चांस करती है। मतलब ये कैसे होता है कि ये मतलब आप ये बोल सकते हो कि लगभग लोग रिएक्शन करते ही नहीं, लगभग लगभग कभी कभार होता होगा तो ठीक। तो ये इसको बोलेंगे ये ना ये इतने एक्टिव नहीं है ना, थोड़े से आलसी टाइप है, तो इनको बोलते हैं इनर्ट, मतलब थोड़ा आलसी है, ठीक है ना। ये बहुत कम रिएक्शन करेंगे, बहुत ही एकदम अलग ही, सबसे हट गई होते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इनको बोलते हैं इनर्ट गैस। पहले ये, अब पढ़ेंगे हाइड्राइड और फिर पढ़ेंगे ऑक्साइड। तो वो हाइड्राइड क्या होता है, तो वो हाइड्राइड में हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन कुछ है ना, हाइड्रोजन आ रहा है, कुछ नहीं। देखो अगर मैं बोलूं H2O, तो इसके अंदर हाइड्रोजन है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। क्या है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड। समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूं HCl, तो इसके अंदर हाइड्रोजन है ना, तो क्या बोलूंगा, ये क्लोरीन का हाइड्राइड है, सिंपल। अगर CH4 है ना, तो क्या बोलूंगा, ये भाई इसके अंदर हाइड्रोजन है, तो ये किसका हाइड्राइड है, कार्बन सी का हाइड्राइड है। इजी इजी एकदम सिंपल है ना। और लेता हूं एग्जांपल, देखो MgH2 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो ये मैग्नीशियम का हाइड्राइड है, इसमें हाइड्रोजन है ना, बस सिंपल, ये होता है हाइड्राइड। समझ गए। एक पढ़ते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होती है, तो जैसे अपने पढ़ा हाइड्राइड, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से कोई मतलब होगा, जैसे मैं दिखाता Na2O, तो Na क्या है हमारा, Na क्या है, सोडियम, तो इसके लिए ऑक्सीजन है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सोडियम का ऑक्साइड है। भाई अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बोलेंगे, हाइड्रोजन तो हाइड्राइड बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। देखो MgO, इसमें मैग्नीशियम है, तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन भी है, तो बोलेंगे ये मैग्नीशियम का हाइड्राइड है, सॉरी ऑक्साइड है। क्लियर है। सी खत्म हो गई क्या है, रेड पेन लेते हैं। देखो CO2 दिख रहा है ना, तो इसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन भी है, तो बोलेंगे ये कार्बन का क्या है, ऑक्साइड। इजी एकदम, बस ये है, ये कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्साइड के पीछे। अब ये सब पढ़ा, तो ये सब तो थी बेसिक्स बातें थी मेंडलीव की टेबल स्टार्ट करने के से पहले, ठीक। अब मेंडलीव की टेबल को पूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बनाएंगे ना तभी समझ में
तो ये टेबल बना दी मैंने, ठीक है ना, मेंडलीव्स की। अब देखो टेबल से समझते हैं कि उसकी जो मेन, उसने क्या सोच के टेबल बनाई, ठीक है। मेंडलीव्स के समय जो भी 63 एलिमेंट मालूम थे कुल मिला के, ठीक है, तो उसने क्या किया, हर एक एलिमेंट लिया, ठीक है। उसने उसने ना 63 अलग अलग ताश के पत्ते लिए, बड़े बड़े पत्ते, ठीक है, पत्ते 63। हर एक पत्ते पे एक एलिमेंट लिखा, एक पे हाइड्रोजन लिखा, एक पे लिथियम लिखा, एक पे बेरिलियम लिखा। कुल मिला कितने पत्ते हो गए, 63। और हर पत्ते पे उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है ना। पहला पत्ता हाइड्रोजन का, उस पर प्रॉपर्टी, दूसरा लिथियम का है, सोडियम का है, सबकी लिख दी प्रॉपर्टी। फिर फिर देखा, अच्छा भाई पहले लिया हाइड्रोजन, ये मान लो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, तो भाई हाँ इससे मैच कर रही है, तो इस पत्ते को उठाया, इसके पास मिला लिया। फिर भाई गया, फिर गया वो, मान लो कि यहाँ पे गया, एमजी के पास गया, है ना, मैग्नीशियम के पास में गया, इसकी प्रॉपर्टी देखी इसने। अच्छा इससे किसकी मैच कर रही है, तो इससे मान लो मैच कर रही है कैल्शियम की। तो जिनकी प्रॉपर्टी मैच की ना, उन सभी पत्तों को उसने एकदम पास पास ला लिया। और ऐसे करने के बाद में उसने ये टेबल बनाई पूरी, ठीक है। इस टेबल को बोलते हैं मेंडलिक्स पीरियोडिक टेबल। क्लियर है। अब इस टेबल में कुछ चीजें हैं, देखो। सबसे पहले तो ये टेबल की पहले बात समझते हैं। इस टेबल में कुल मिला के 8 तो ग्रुप है, ग्रुप इसे बोलते हैं। ये नहीं है ना वर्टिकल लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। तो मेंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल में 8 तो ग्रुप थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं कितने, सॉरी 8 ग्रुप थे, अब कितने पीरियड्स है वो पढ़ते हैं। कुल मिलाकर 6 पीरियड्स थे, इनको बोलते हैं ना, यहाँ से बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो 8 तो ग्रुप और 6 पीरियड। धरना पीरियड यहाँ से स्टार्ट होंगे हाइड्रोजन से, ठीक है ना, ये दो अलग से रो बनाई हुई। इन्हें बोलते हैं एक पीरियड, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना, R2O, RH, RH4, R2O3, RH3, RO2, RH4, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसे तो बोलेंगे ऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। अब ये R क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। अगर मैं, देखो इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर में क्या लिखा हुआ है, ये जो ऑक्साइड है वो क्या लिखा हुआ है, R2O लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, इस ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे जैसे मैं उठाता हूँ Li, तो R को हटा, अगर देखो मुझे जानना है कि जब लिथियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो कुछ नहीं करना है। ये जो भाई इस ग्रुप में जो ऑक्साइड है वो क्या लिखा हुआ है, R2O। तो इस R की जगह लिख दो Li। जब मैं R की जगह लिखूंगा Li, तो क्या Li, नीचे 2 का 2 और O, समझ रहे हो। तो सिर्फ बस अगर आपको जानना है कि जब सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो क्या करोगे आप, सोडियम है, इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऑक्साइड R2O, तो R की जगह रखो Na, तो क्या आएगा Na2O। बस समझ में आ रही है। तो अगर मैं सोडियम को लूंगा तो R की जगह में लिखूंगा Na, 2 का 2, O का O। बस समझ में आ रही है। ऐसे कैसा होता है हाइड्रेट के साथ में, समझते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ देखो, अगर मुझे देखो ये है हाइड्राइड RH, अगर मुझे जानना है कि अगर ये Li लिथियम और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तो कुछ बनेगा, तो क्या बनेगा, तो देखो ये लिथियम है, इसके ग्रुप में क्या लिखा हुआ हाइड्राइड RH, तो R को हटा के लिख दो Li, R को हटाया लिख दिया हमने Li, तो आंसर आया LiH। अगर वो जानना है कि सोडियम और हाइड्रोजन में रिएक्शन होने से क्या बनेगा, तो क्या कर दो, जो R है वहां का लिख दो Na, तो NaH क्या बन जाएगा, NaH। सिर्फ R को हटा दो, समझ में आ गई। तो ये है फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड और हाइड्राइड, याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना, एग्जाम में पूछते हैं इसे। अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसको लेते हैं। अगर मुझे जानना है कि ये बी मतलब बोरोन,
बोरोन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? तो इस बोरोन के ग्रुप में जो ऑक्साइड है वो क्या है? R2O3। ठीक है, तो जहां पे है ना R, वहां हटा दो, R हटा दो और क्या लिख दो? B। क्या लिख दो ना हमको? B। तो B2O3, है ना? तो एक तो ये फायदा देखो कि कितना बढ़िया है ना सिस्टम। तो अगर मुझे मालूम करना है कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो आर देखो, इस एल्यूमिनियम के ग्रुप में जो ऑक्साइड है वो क्या है? R2O3। आर को हटा दो और क्या लगा दो? Al। तो क्या आएगा? Al2O3, है ना? Al2O3 आ जाएगा। सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे कि मैं ये पूछूं कि ये पी, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन रिएक्शन करे तो क्या बनेगा? तो पी के ग्रुप में आ जाओ। हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड, RH3 फॉर्मूला है हाइड्राइड का। तो आर को हटा दो, क्या लिख दो? पी। क्या लिख दो? तो PH3 आंसर आ गया, है ना? तो ये है, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्राइड। ध्यान रखना, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होंगे, ठीक है ना? देखो इसमें ऑक्साइड क्या है? R2O, इसमें RO है, इसमें R2O3 है, तो अलग अलग में अलग अलग है, ठीक है? अब ये तो हो गए ऑक्साइड और हाइड्राइड की बात, यहाँ तक क्लियर है? एक और बात बेटा, जो 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 है ना ये लास्ट वाला ग्रुप, कौन सा वाला? लास्ट वाला, ठीक है? इस लास्ट वाले ग्रुप में देखो ऑक्साइड तो लिखा हुआ है RO4, ठीक है? पर क्या यहाँ पे हाइड्रेट लिखा हुआ है H? देखो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे H कहीं। यहाँ पे मैंने ये लिखा है T और ये कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है T सीरीज, मतलब ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, जो 8 ग्रुप है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं? इसका नाम था। इसके अंदर में हाइड्राइड नहीं है, हाइड्राइड नहीं है। अब क्यों नहीं है समझो। देखो जब मेंडलीव ने टेबल बनाई थी, वो कोई 18 समथिंग 1800 1860 के आसपास बनाई थी, ठीक है? और उस समय ना, उस समय हाइड्रोजन की रिएक्शन हमको सभी के साथ मालूम नहीं थी। देखो वो समय रहता ना, उस समय तो इतने इक्विपमेंट भी नहीं था, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ 1860 की बात कर रहा हूँ, आज 2020 है कम से कम, तो बहुत फर्क है आज के उस समय में। तो उस समय मेंडलिव्स को है ना, हाइड्रोजन की जो रिएक्शन थी वो इन एलिमेंट के साथ में क्या होगी वो उसमें मालूम नहीं था। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसने यहाँ पे कोई, इसलिए आपको यहाँ पे हाइड्रेट दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन और ये रिएक्शन नहीं करते होंगे, करते होंगे, ठीक है? अभी तो बिल्कुल जरूर करते, तो उस समय उसको मालूम नहीं था तो उसने लिखा नहीं। पहली बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, मुझे ये बताओ कि हम सबने पता ये पता पढ़ा हुआ है ना NaCl, मैंने पढ़ा NaCl पढ़ा हुआ है ना? देखो ये जो Na क्या है? सोडियम। ये तो रिएक्शन करता है, जो यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन है, तो क्या सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं ना? हाँ क्या ना? तो मेंडलीव ने यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों लिखा? उसने यहाँ पे क्लोरीन को क्यों नहीं लिखा? सही बात है ना? तो उसने यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन क्यों लिखी? भाई एलिमेंट तो थोड़ी जरूर ऐसा कौन सा ठप्पा मारा हुआ है कि सभी एलिमेंट होंगे वो सिर्फ ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है केवल उन्हीं के साथ में रिएक्शन करेंगे, बाकी बाकी जो और बचे हैं ना उन साथ में रिएक्शन करेंगे ही नहीं। कैसा ठप्पा लगा हुआ है क्या? नहीं, सोडियम है और क्लोरीन है वो तो रिएक्शन करते हैं। तो मेंडलीव ने सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे जोर क्यों दिया? तो उसका पहला रीजन, हम मेंडलीव 1860 में था, तो उस समय साइंटिस्ट को सारे रिएक्शन मालूम ही नहीं थी पहली बात, ठीक है? और देखो ना जब आप 11th 12th में अगर केमिस्ट्री लेते हो तो आप पढ़ोगे कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है ना जिसके लिए कुछ खास सेटअप चाहिए होता है, समझ रहे हो? कुछ खास इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, तो उसमें तो बहुत ही इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस ही नहीं थी ना बेटा। तो एक तो उनको सारी रिएक्शन मालूम नहीं थी, क्लियर है? दूसरा, पहला रीजन तो वो है कि उस समय, वो बहुत पहले की बात है, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। दूसरी 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 बात ये है कि ये ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये लगभग लगभग सभी के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। बात समझ में आती है आपको? तो उस समय ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हमको मालूम थी, लगभग लगभग
सभी के साथ मालूम थी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उसने जोर किस पे दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव एंड दे फॉर्म एलिमेंट्स विद ऑलमोस्ट, दे फॉर्म्स कंपाउंड विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स। वो लगभग लगभग हर एक के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उसने जोर किस पे दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे, क्योंकि वो सभी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कंपेयर करने में आसानी होगी ना। बात समझ में आ रही है आपको? अगर देखो, अगर जो मेंडलिस होता, अगर वो क्लोरीन को ले लेता, मान लो वो क्लोरीन को लेता, पर उस समय तो मेंडलिस को क्लोरीन की रिएक्शन सबके साथ मालूम ही नहीं थी। बात समझ में आ रही है? तो अगर वो क्लोरीन को लेता तो शायद उसको आपस में वो मेल, देखो इसके मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये सभी लोग एक ही टेबल में क्यों आते हैं? देखो समझो, क्यों आते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जब इनके साथ में रिएक्शन करेगा तो फॉर्मूला क्या आता है सबका, R2O3। बात समझ में आ रही है? तो इन सभी का फॉर्मूला ये है। तो उस समय मेंडलिस को मालूम था ना ये कैसा होता होगा, उसको मालूम था। अरे हाँ क्या ना, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की रिएक्शन इन सभी के साथ मालूम थी, और उसको मालूम था कि ऑक्सीजन जब एक के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनता है। अब रही बात क्लोरीन की, तो उसने क्लोरीन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्लोरीन की जो रिएक्शन थी उसको भाई कुछ के साथ मालूम होगी, पर बाकी जो सभी थे उनसे मालूम नहीं थी, तो वो क्लोरीन से ना लिंक नहीं बढ़ सकता आपस में। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए देखो, ये सिर्फ मैं बात क्लोरीन की नहीं कर रहा हूँ, उस समय तो हमको काफी रिएक्शन मालूम नहीं थी, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन ही साइंटिस्ट को ज्यादातर मालूम थी, और ये दोनों तो लगभग लगभग सभी के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उसने जोड़ दिया सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, पहली बार समझ आ गई आपको? अब ये तो उसकी टेबल के बारे में बातें थी, है ना। अब हम उसकी टेबल की जो खास जो देखो, मेंडलियस की टेबल इतनी, मतलब पता है इतनी इतनी फेमस क्यों होगी? इसके पीछे ये तीन एलिमेंट्स है जिसको मैंने बॉक्स में लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, जो हमारा न्यूलैंड था उसने क्या बोला था कि बस अभी दुनिया में सिर्फ 56 एलिमेंट है, इसके बाद में कोई नहीं मिलेंगे, उसने ये बोला था। मेंडलियस ने ये गलती नहीं की, कि उसको मालूम था कि जब न्यूलैंड ने क्या बोला था कि अब कोई नहीं मिलेंगे, न्यूलैंड के समय 56 थे, जब मेंडलिस आया तो कहते थे 63 नहीं तो मिल रहे, मतलब उसको मालूम था कि नहीं नए मिल तो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो उसने ये नहीं माना कि, उसने बोला कि हाँ नए, उसने देखो वो क्या देखो सोचो, वो भी भविष्यवाणी करेगा, वो क्या भविष्यवाणी होगी ये समझेंगे अभी। वो क्या बोलता है कि देखो दुनिया में है ना अभी और एलिमेंट मिलेंगे, अभी मिलने वाले हैं। ठीक है, और पता क्या बोला उसने, पता है स्टार्टिंग में है ना ये तीन एलिमेंट, जब मेंडलिस ने टेबल बनाई ना, तब ये तीन एलिमेंट नहीं थे, तो उसमें मौजूद नहीं थे, तो फिर मैंने लिखे क्यों है? तो समझो, मेंडलिस ने भविष्यवाणी की थी, उसने ऐसे बॉक्स बना थे वहां पे, तो मतलब इन बॉक्स में उसने ये बॉक्स खाली छोड़े थे। उसने बोला कि तीन एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, गारंटीड आएंगे। उसने पहले से बोल दिया था कि यहीं आएंगे, उसने फिर जगह बोल दी थी कि यहीं आएंगे, और उसने इतना भी बोल दिया था, और उसने उनकी प्रॉपर्टी बता दी थी कि जब ये वाला रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन साथ में तो क्या बनेगा, जब ये वाला रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन साथ में तो क्या बनेगा। उसने इनका मास वास सब बता दिया था। और पता सबसे पता अच्छी बात क्या है, जब वो एलिमेंट मिले ना मेंडलीव के बाद में, तो जो उसने बोला ना लगभग लगभग सब सही। और समझ में आ रही है? तो उसने फ्यूचर में ही प्रेडिक्शन कर ली थी कि ये होने वाला है। तो देखो, अब उस जो न्यूलैंड है और जो इसकी टेबल में रहा दिन का अंदर, बात समझ रहे हो? इसकी टेबल से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि भविष्य में कौन कौन से एलिमेंट मिल जाएंगे हमें। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसने ना इन सब का अलग अलग नाम दिया। अभी ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इन नाम को पढ़ेंगे। अब मैं आपको पहले मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे, कौन सा है, एक तो है SC, एक है GA और एक है GE। अब देखो इन सब के इसने नाम क्या क्या दिए ये समझते हैं, ठीक है ना। देखो ये ना SC, इसको हम SC को बोलते हैं स्कैंडियम। क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। मेंडलिस ने इसको बोला एका बोरॉन। क्या बोला? एका
ये नाम मेंडेलियस ने दिया, ठीक है। एका बोरॉन किसका नाम दिया था, एससी का, इसका ये रहा एका, ये बोरॉन दिया था ना, तो इसका नाम दिया एका बोरॉन, इसकी हेल्प से दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये गैलियम, जी ए मतलब गैलियम होता है, ठीक है। तो मैं बस बताता हूँ। जी ए का नाम होता है गैलियम, और इसका नाम दिया था उसने एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया था, एका एल्यूमिनियम, है ना, इसका नाम दिया एका एल्यूमिनियम। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। ऐसे ही है लिखा है जीई, इसका नाम होता है जर्मेनियम का नाम होता है, और इसको उसने बोला एका सिलिकन, ऐसा ही एका सिलिकन, है ना, एका सिलिकन, इसका नाम दिया उसने, ठीक है। उसने पर अब भविष्य में जब वो मिले तो फिर उनका नाम हमने चेंज कर दिया, पर मेंडलिस ये नाम रखेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एका सिलिकन ये है जर्मेनियम, एका बोरॉन स्कैंडियम है, और एका एल्यूमिनियम गैलियम है। बात समझ में आ रही है। अब देखो मेंडलिस फेमस क्यों होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है मेंडलिस की भविष्यवाणी, तीन भविष्यवाणी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेंडलिस क्या बोल के गया था, और जब वो देखो हम एग्जांपल लेंगे गैलियम का, ठीक है ना। देखो हम एग्जांपल लेते हैं गैलियम का, जी ए गैलियम, ठीक है। गैलियम का नाम क्या दिया था उसने, एका एल्यूमिनियम, ठीक है ना। देखो मेंडलिस ये मास, मेंडलिस ने क्या बोला कि ये जो मिलेगा ना एका गैलियम एका एल्यूमिनियम मिलेगा, इसका मास कितना होगा 68, ये बोल के गया मेंडलिस। जब वो मिला ना तो उसका मास निकला 69.7। देखो लगभग लगभग पास में, ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 1.7 का फर्क है। मतलब देखो कम से कम उसकी जो प्रोडिक्शन है लगभग सही बैठ रही है। वो तो उसका वजन 68 होगा। तो भाई वो जमाना भी तो बहुत ओल्ड था ना, उसमें तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम किसी का, देखो एटम बहुत छोटा होता है, हम तो जानते हैं एटम तो बहुत ही छोटा होता है, उसका मास एकदम एग्जैक्टली निकाला तो आज भी बहुत मुश्किल है। तो उसमें की तो बात ही कुछ और रहेगी। तो उसमें वो बोलता है कि इसका मास 68 होगा, वो लगभग लगभग सही निकल रहा है। तो ये तो बोल के गया कौन, मेंडलीव, ये उसका रियल मास जब मिला वो सही है। फिर मेंडलीव क्या बोलता है, ऑक्साइड। वो बोलता है देखो ये जो एका गैलियम है कहाँ पे, इसकी जो ऑक्साइड कहाँ पे होगी, R2O3, सही है ना। जब वास्तव में गैलियम मिला, जी ये मिला, और जब हमने गैलियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो पता क्या बना, Ga2O3। क्या बना, Ga2, देखो R2 है ना, R को हटा के Ga लिख दो, Ga2O3 है कि नहीं है। तो मैंने उससे पहले से बोल दिया गारंटी ले रहा हूँ, जब भी गैलियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराओगे ना Ga2O3 बनेगा, लिख के ले लो। और वही हुआ। बात समझ में आ रही है। तो ये उसका ऑक्साइड निकला Ga2O3, ठीक है। अब आते हैं क्लोराइड पे। क्लोराइड मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, उस समय क्लोरीन की रिएक्शन सभी के साथ मालूम नहीं थी, इसीलिए उस टाइम नहीं लिया क्लोरीन को, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि जब ये एलिमेंट मिलेगा और जब आप इसको और क्लोरीन को आपस में रिएक्शन करवाओगे तो पता क्या बनेगा, उसने बोला था RCl3। मतलब जहां पे आर है वहां क्या लिख दो, जी, क्या लिख दो, GaCl3। वो बोल के जब भी ये एलिमेंट कुछ ऐसा बनेगा क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होने के बाद में, और यही हुआ जब गैलियम और क्लोरीन को रिएक्शन करवाया तो यही GaCl3। बात समझ में आ रही है। तो वो ये बातें बोल के क्या, लगभग लगभग सभी बातें सही थी, फ्यूचर प्रोडिक्शन हो गया उसका, ठीक है। ये इसकी सबसे मेन मेन बात थी, क्लियर है। अब आते हैं, ये तो उसकी पहली खासियत, ठीक है। अब आते हैं देखो, पता है ये है नोबल गैसेस, नोबल हीलियम,
है ना, हीलियम सब हाँ पढ़ा था क्या होता है। देखो ये मुश्किल क्या होता है, देखो गड़बड़ी क्या होती है। हम सब जानते हैं कि भविष्य में नए देखो आज के समय कितने एलिमेंट्स हैं, 114 से ज्यादा है, ठीक है। जो जब मेंडलीव था तब कितने मालूम थे, 63, ठीक है। तो ऑब्वियसली है जब मेंडलीव मर गया होगा तो उसके बाद में बहुत सारे मिले होंगे, तो वो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, वो तो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं फिट होंगे। अरे हाँ क्या ना। अब अगर मैं उनको इनके बीच में लगा दूंगा, अगर मैं उस कोई नया एलिमेंट मिला उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो ये वाला जो बंदा है इसको तो अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी ना। बात समझ में आ रही है आपको, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। जो मेंडलीव टेबल जमा के गया फिर तो वो टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो जो वो सजावट करके गया था उसमें तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ऑब्वियसली यार 114 एलिमेंट से ज्यादा हमको आज मालूम है ना, तो 63 उसमें थे, तो बहुत सारे एलिमेंट उसमें मालूम नहीं थे, तो बहुत सारे एलिमेंट है बीच में घुसेंगे भी। बात समझ में आ रही है, अब क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये टेबल कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब होने वाली है, तो साइंटिस्ट को डर था। सही है, ये डर था कि जब भविष्य में एलिमेंट मिलेंगे, जब हम उनके बीच में से लगाएंगे कहीं पे, तो फिर तो ये टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी फिर तो। अरे हाँ क्या ना, तब क्या करेंगे फिर। तो देखो अब यही बात आती है नोबल गैसेस की, है ना। नोबल गैसेस कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या होती है, नोबल गैसेस। अब देखो नोबल गैसेस है ना हमारे धरती पे बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा ये रिएक्शन भी नहीं करती। और जब मेंडलिस ने टेबल बनाई थी तो उस समय एक भी नोबल गैस मालूम नहीं थी। देखो पूरे टेबल में कहीं लिखा हुआ है, एच ही लिखा हुआ है, नोटिस करो हाइड्रोजन और सीधा एल आई है, कहीं एच ही लिखा हुआ है टेबल में। उसमें ये उस समय हीलियम मालूम ही नहीं था, उसके बाद में डिस्कवर हुआ। अब जब हीलियम, नियॉन, आर्गन डिस्कवर हो गए, ठीक है। अब जब साइंटिस्ट बोले कि यार ये टेबल तो काम की तो है, क्योंकि यार वो भविष्यवाणी कर रहा है ना, तो ये टेबल तो बहुत काम की है। पर अब दिक्कत है कि इनको कहाँ पे लगाए, क्योंकि अगर इनको मैं बीच में फिट करूंगा तो ये सब मामला पूरा बिगड़ जाएगा मामला। हाँ ना, ये पूरी टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी फिर तो। सही है। मालूम है क्या हुआ, चमत्कार ये हुआ कि जब साइंटिस्ट हीलियम, नियॉन और आर्गन, क्योंकि जिसको हम नोबल गैस या इनर्ट गैस भी बोलते हैं, उनको जब यहाँ पे जमाने गए ना, ये तीनों इनके बीच में कहीं फिट ही नहीं हो रहे थे। ये ऐसे ही लोग थे, मतलब समझो। मैं आपको दिखाता, देखो कि मान लो कि एक ढेर लगा हुआ है, ठीक, बहुत सारी किताबों का ढेर लगा हुआ है ना। अगर आप एक और कॉपी लेके आए, ठीक है। अगर आप उस कॉपी को बीच में घुसेड़ोगे तो बाकी कॉपी डिस्टर्ब हो जाएगी, गिर जाएगी। सही बात है ना, तो वहां पर इसका मतलब क्या हुआ, नुकसान हो जाएगा आपका। जैसे ही यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी एलिमेंट को बीच में डालूंगा तो जो दूसरे एलिमेंट है वो इधर उधर हो जाएंगे, उनकी जगह चेंज हो जाएगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। बात समझ रहे हो, फिर तो जो मेंडलेस की टेबल है तो वो सच ही नहीं होगी। जो वो टेबल देखे गया वो तो पूरी कोई काम की नहीं, वो तो बार बार चेंज हो रही है। अरे हाँ क्या ना, सही है ना। तो अब देखो, अब अगर आपको कॉपी है, बीच में नहीं डालो और सबसे ऊपर रख दो, तो क्या वो जो जो आपने जो पहले जो जमाया, जो चीज जमी हुई थी, क्या वो डिस्टर्ब हो रही है, अभी नहीं हो रही है ना। वही यहाँ पे ये हो, जब हम इनको जमाने गए तो ये ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे बीच में आ ही नहीं रहे थे। इसका मतलब समझो, मैं आपको उसका मतलब दिखाता हूं, देखो। जब हम इन्हें जमाने गए तब ये जो नोबल गैसेस है ना, इनर्ट गैसेस, जिसे मैं इनर्ट भी बोलते हैं हम, ये तीनों है ना, इनके बीच में कहीं फिट ही नहीं हो रहे थे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ पे फिट नहीं होंगे, मतलब समझो कि अगर ये हीलियम इनमें से, मान लो कि ये हीलियम इस बोरोन की जगह पे, मान लो कि ये यहाँ पे आता, क्योंकि जब मेंडलीव था तब तो ये हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था। अब मान जस्ट सपोज करो कि हीलियम आज डिस्कवर हो गया। अब जब हम इस हीलियम को इस यहाँ पे इस टेबल में जमाने गए और मान लो कि ये हीलियम इस बी की जगह आ जाता, सिर्फ सपोज करो, तो ये बी है,
ये बी यहाँ से खिसक जाता, ये किसी और जगह आ जाता। तो देखो तब क्या होता, तब ये जो टेबल है, ये टेबल की जो बनावट है वो डिस्टर्ब हो जाती। बात समझ में आ रही है? हम क्या चाहते हैं कि कोई टेबल ऐसी होनी चाहिए कि वो डिस्टर्ब ना हो बार बार, है ना? एक बार बन गई तो बन गई बस, ताकि अब एक बार बन गई वो फिर उसको आराम से याद कर लो अपने। पर अब देखो हम जानते हैं कि भविष्य में तो बहुत सारे, मेंडलेव के समय केवल 63 एलिमेंट मालूम थे। अब भविष्य आज के समय तो 140 से ज्यादा है। तो इतने सारे एलिमेंट और मिलने बाकी थे। अब क्या क्या पता कितने और एलिमेंट यहाँ पर बीच में कहीं फिट होंगे। अब जितने एलिमेंट मिलेंगे, अगर हम उनको बीच में फिट करेंगे तो ये टेबल तो बार बार चेंज होगी। बात समझ में आ रही है आपको? देखो नोबल गैस के केस में ये हो कि ये हीलियम, नियोन, आर्गन, ये इनमें से किसी की भी जगह पे फिट नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो ये है हाइड्रोजन, इसका मास है 1, 1 के रफली 1 के आसपास होता है, ठीक है। ये है लिथियम, इसका मास है लगभग रफली 6 के आसपास होता है रफली। अब हम लेते हैं हीलियम को, इसका मास 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो अब देखो ये जो 4 है ये 1 के तो बाद में आता है, करेक्ट, ये 1 के बाद में आता है। मतलब ये जो हीलियम है ये हाइड्रोजन के बाद में आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास तो 1 है, हीलियम का मास 4 है, तो 4 तो 1 के बाद नहीं आएगा। मतलब ये हीलियम या तो यहाँ आएगा, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। अब आते हैं लिथियम पे। लिथियम का मास कितना है? 6। अब लिथियम से आगे जितने भी एलिमेंट है ये तो सब इससे भारी है ना, इन सब का एटॉमिक मास तो इससे ज्यादा है, ठीक है। अब हीलियम का कितना है? 4, तो वो 6 से कम है, तो ये हीलियम इसके पीछे आएगा। अब इसके पीछे मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे आएगा फिर, क्योंकि इसके पीछे तो एक यही बॉक्स खाली है। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या यहाँ पे पहले से कोई एलिमेंट मौजूद है या नहीं? ये तो बॉक्स बिल्कुल खाली है। मतलब अगर ये हीलियम को आना है तो इसके पास कौन कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, 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 करेक्ट है। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तो क्या ये जो दूसरे एलिमेंट है इनकी जगह खिसक रही है क्या? नहीं, ये तो जहां थे वहां के वही है। क्लियर हो गया? इसीलिए नोबल गैस जब डिस्कवर हुए तो ये है ना टेबल को डिस्टर्ब नहीं करते थे। इसको एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं नियॉन का। अब देखो, हाँ, अगर मैं नियॉन को लूं तो आप समझना मुझे दो एग्जांपल लेने पड़ेंगे। फ्लोरीन का एक तो लेना पड़ेगा। फ्लोरीन का मास रफली 18 से थोड़ा ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 18 होता है, ठीक है। अब बचा अपना सोडियम। ये सोडियम है, इसका मास 23 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो इसका मास 18 के समथिंग, इसका मास 20 के समथिंग, ठीक है। एग्जैक्टली नंबर आपको याद नहीं रखना है। अब देखो ये जो नियोन है इसका मास रफली 20 के आसपास होता है ना, रफली 20 के आसपास। अब समझो 20 18 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो नियोन होगा वो तो फ्लोरीन के बाद में ही आएगा, क्योंकि फ्लोरीन का 18 है, इसका 20 है, तो 20 तो 18 के बाद नहीं आता है। अब फ्लोरीन के बाद में तो यही बॉक्स, ये बॉक्स खाली है, ठीक है। अब आ जाओ सोडियम। सोडियम का है 23 मास। अब देखो जो सोडियम के जितने भी आगे लिखे हुए हैं ये सब तो 23 से ज्यादा है, ज्यादा भारी है, ठीक है। ये जो नियोन है इसका मास 20 है, तो 20 का कब आता है? 23 से पहले। मतलब ये जो नियोन है ये सोडियम से पहले आएगा। अब देखो फ्लोरीन के बाद में और सोडियम से पहले, तो ये एक ही बॉक्स खाली है यहाँ पे, तो एक ही जगह खाली पड़ी है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस नियोन को यहाँ पे लिख दूं तो क्या ये जो दूसरे एलिमेंट है इनकी जगह डिस्टर्ब हो रही है क्या? नहीं हो रही है, देखो। इसीलिए जब भी नोबल गैस डिस्कवर हुई तो ये टेबल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रही थी, ये जैसी थी वैसी ही रही। बस जो हीलियम नियन होंगे ना ये किसी खाली बॉक्स में आ जाएंगे बोले। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे ही आएंगे, मतलब इतना गारंटी है कि इनको बनाने के लिए किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, इनको फिट करने के लिए यहाँ पे किसी और को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहेगा कि काम कर देना कि एक अलग से बॉक्स बना लेंगे, एक अलग से यहाँ बॉक्स बना लेंगे, उनमें सबको लिख देंगे, यहाँ हीलियम लिख देंगे, यहाँ नियॉन लिख देंगे, यहाँ आर्गन लिख देंगे। बस इनको तो ये जगह चाहिए ही नहीं ना, ये तो यहाँ फिट ही नहीं होते इनके बीच में, ये सब बात नोबल गैसेस तो ये सभी तो यहाँ फिट ही नहीं होते। बात समझ में आ रही है? इसीलिए साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब नोबल गैस डिस्कवर हुई तो नोबल गैस बिल्कुल इस टेबल को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। आप उल्टा एक नया बॉक्स बना लो और वहां पे इनको लिख दो। तो एक तरह से ये खासियत हुई इस टेबल की। बात समझ में आ रही है? अब इस टेबल की कुछ खासियत तो है पर कुछ कमजोरियां भी है।
अब कमजोरियां कौन कौन सी है, मतलब लिमिटेशंस क्या है वो समझते हैं। देखो सबसे पहला लिमिटेशन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया कि ये जो है ना हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इससे इनसे मिलती है थोड़ी बहुत। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। सिर्फ नाम है इनका, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी सिर्फ समझो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनको बोलते हैं हेलोजन्स। क्या बोलते हैं? हेलोजन्स, इनको हेलोजन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया समय के साथ में कि ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनसे मिलती है, मतलब ये एल्कली मेटल से मिलती है, और इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन मतलब हेलोजन से भी मिलती है। अब इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ये सब अगर इसकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती है तो ये सब एक ही टेबल में आने चाहिए, एक ही बॉक्स में आने चाहिए। यस और नो? ठीक है। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो इनसे भी मिलती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर इसकी प्रॉपर्टी इन सब से मिलती है तो हाइड्रोजन को तो वहां भी आना चाहिए, हाँ क्या ना? करेक्ट है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इसे हम क्या बोलते हैं? हेलोजन, ठीक है ना। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी इनसे मतलब एल्कली मेटल से मिलती है, और इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इससे भी मिलती है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती है तो ये इनके साथ में यहाँ आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी इनसे मिल रही है तो ये यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी जैसी होगी वो तो एक ही रो में आएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो इसकी प्रॉपर्टी तो इनसे भी मिलती है, तो फिर ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? बात सही है कि नहीं है? क्योंकि एक ही जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती है वो तो एक ही रो में आने चाहिए ना। और इसी का आंसर मेंडलिस समझा नहीं पाया। उसने क्या बोला कि फिक्स है हाइड्रोजन यहाँ पे ही आएगा, तो वो वहां पे क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण तो बताओ। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो उनसे मिलती है ना। तो एक पहला डिफेक्ट ये था कि मेंडलिव्स है ना, मेंडलिव्स हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन दे नहीं पाया, है ना। उसकी जो फिक्स पोजीशन थी वो दे नहीं पाया कि वो सच में कहाँ पे है। ये उसकी पहली गलती। दूसरी गलती, देखो मेंडलिव्स क्या बोलता है कि जितने भी उसने यहाँ एलिमेंट जमाए थे ना, ये सब जमाए थे, ये सब कैसे जमाए थे उसने? ये सब उसने जमाए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब जितने भी ये एलिमेंट लिखे हुए हैं इनका मास बढ़ रहा है। कैसे कि कैसे? इसका मास 1 है तो इसका मास इससे ज्यादा होगा, ये थोड़ा उससे भारी होगा, ये उससे भी भारी, मतलब जैसे आप आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे चीजें भारी होती जाएगी, उनका मास बढ़ता जाएगा। पर हर जगह ये नियम फॉलो नहीं होगा। अभी देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखो यहाँ मेंडलियस ने ऐसे लिखा था FeCO CO होता है कोबाल्ट, Ni होता है निकल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो कोबाल्ट है इसका मास कितना होता है? 58.93। और ये जो निकल है ना, इसका मास कितना होता है? 58.70। अब 58.9 और 58.7 तो कौन बड़ा है? 58.9। अब मेंडलीव क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे चीजें भारी होती जाएगी। तो यहाँ देखो इसका मास ये उल्टा, यहाँ पे उल्टा हो गया ना, पीछे वाला भारी है और आगे वाला हल्का है। तो जो मेंडलीव ने बोला कि एटॉमिक मास बढ़ेगा वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे उल्टे एटॉमिक मास घट रहा है। 15.8 है, 58.9 है, 58.7 है, उल्टा एटॉमिक मास घट गया। तो यहाँ पे एक तो उसका जो लॉ था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास वाला वो फॉलो नहीं हो रहा। ये उसकी सेकंड कमजोरी, ठीक है। अब उसकी थर्ड कमजोरी, देखो वो इतनी खास नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ते हैं। देखो मेंडलीव ने है ना ये तीन एलिमेंट को, इनकी भविष्यवाणी की थी उसने कि ये तीन एलिमेंट भविष्य में मिलेंगे, और ये मिले भी थे। और क्वेश्चन ये है कि देखो मेंडलीव के समय 63 थे,
ठीक है। उसके बाद में 3 और मिल गए, ये 3 मिल गए तो 66 हो गए। पर आज कितने एलिमेंट है? 114 से ज्यादा, मतलब बहुत सारे एलिमेंट अभी डिस्कवर होने बाकी थे। तो जो एलिमेंट और डिस्कवर होने बाकी थे उसके बारे में तो मेंडल हमको बता के ही नहीं गया। वो तो केवल सिर्फ इन तीनों के बारे में बता के गया कि ये तीनों अभी तो डिस्कवर नहीं हुए पर भविष्य में डिस्कवर होंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये एक और हम सिर्फ गलती मानते हैं उसको कि भाई उसने इन तीनों के बारे में तो बात कर ली, पर जो दूसरे एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा है उनके बारे में उसने कोई बात ही नहीं की, क्योंकि वो उसमें डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो उसकी ये भी गलती थी कि उसने he doesn't exactly predict how much element more will be discovered later, कितने और बाद में डिस्कवर होंगे। ठीक है ना। अब लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइसोटोप्स। अभी आइसोटोप्स हम जानते हैं, हमने पढ़ा ही है अभी आइसोटोप्स क्या होता है। देखो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है आइसोटोप्स की। एक एग्जांपल लेते हैं ना, हम लेते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, एक का मास 1 होता है, एक का मास 2 होता है, एक का मास 3 होता है। अब समझो ये तीनों ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तीनों ही हाइड्रोजन और तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। आइसोटोप क्या होते हैं? इनकी प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम और मास डिफरेंट। अब देखो इन तीनों की प्रॉपर्टी तो सेम है, तो ये तीनों कहाँ आने चाहिए? ये तीनों भाई यही तो आने चाहिए ना, हाइड्रोजन के साथ में आने चाहिए ना, ये जो हाइड्रोजन है यही आने चाहिए सारे। हाँ क्या ना भाई, ये वाला भी यहाँ आना चाहिए, ये वाला भी यहाँ आना चाहिए, ये वाला भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि तीनों ही तो हाइड्रोजन है। करेक्ट है। पर दिक्कत है, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे जमा दूंगा तो इसका वजन कितना हो जाएगा? इसको जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इसका मास 1 हो जाएगा। पर जब मैं इसको उठा के यहाँ पे रखने जाऊंगा इसका मास कितना है? 2। मतलब इसका मास तो इससे बड़ा है। अगर ये इसका मास इससे बड़ा है तो मेंडलिस क्या बोलता है कि यहाँ पे एटॉमिक मास तो बढ़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 वाला आया है तो 2 वाला कहाँ आएगा? इसके आगे आना चाहिए, इसके साथ में नहीं आ सकता 2 वाला, क्योंकि मेंडलिस के अनुसार एटॉमिक मास तो बढ़ता है ना, एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए। तो ये अगर 1 वाला यहाँ आ गया तो 2 वाला लगभग इसके आगे आना चाहिए, या तो फिर यहाँ आना चाहिए, या फिर यहाँ आना चाहिए, या फिर यहाँ आना चाहिए, या फिर यहाँ आना चाहिए। मतलब ये 2 वाला और ये 3 वाला इसके साथ में फिट नहीं होंगे। करेक्ट है। अब देखो अगर ये 2 वाला यहाँ, मान लो कि सपोज करो कि मान लो यहाँ पे आ गया, इमेजिन करो 2 वाला यहाँ पे आ गया, इमेजिन करो। ठीक है, अगर मान लो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब मुझे बताओ ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है तो इनसे अलग अलग बॉक्स में क्यों रखे आपने? एक ही प्रॉपर्टी वाला तो एक ही रो में आने चाहिए ना। पर ये जो हाइड्रोजन है इसका मास 2 है, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी तो इससे अलग दिख रही है। इससे क्या लग रहा है कि भाई जो चीजें अलग अलग बॉक्स, अलग अलग रो में आएगी, तो अलग अलग कॉलम में आएगी, अलग अलग ग्रुप में आएगी, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि लिथियम और बोरोन की प्रॉपर्टी अलग अलग है क्योंकि ये दोनों अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं। इसीलिए जो आइसोटोप होते हैं उसको आप मेंडलेस की टेबल में जगह नहीं दे सकते। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कार्बन का। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं? कार्बन के हाँ 2 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, एक का मास 12 होता है, एक का मास 14 होता है। ठीक है, अब देखो मान ये कार्बन 12 मास का है, 12, तो ये भी तो कार्बन ही है, इस वाले की और इस वाले की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर रखने जाऊंगा तो देखो यहाँ पे 12 वाला आया तो 14 वाला तो 12 से आगे आएगा, क्योंकि 14 तो 12 से बड़ा है ना। तो 14, तो ये 14 वाला कहाँ आएगा? यहाँ, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ फिर यहाँ पे आएगा। अब देखो अगर ये 14 वाला यहाँ पे आ गया तो अगर ये 14 वाले को मैं इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे लिखूं। ठीक है, अब ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है और दोनों अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं। अगर अलग अलग ग्रुप में आएंगे इसका मतलब क्या होंगी? प्रॉपर्टी तो अलग अलग होगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी तो दोनों की सेम है, पर दिक्कत ये है कि जो मेंडलीव की जो बात थी कि एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए, अगर मैं उसको फॉलो करने जाऊं तो मेरी मेरी मजबूरी है कि मैं इस 12 वाले को और 14 वाले को एक साथ में नहीं रख सकता। मजबूरी होगी ना ये तो हमारी, यही मजबूरी थी। आइसोटोप्स को इस टेबल में कोई जगह नहीं मिलती। पर आइसोटोप तो दुनिया में होते हैं, हमारे इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन के दोनों आइसोटोप मौजूद है, 12 वाला भी है, 14 वाला भी है, हमारे शरीर के अंदर भी दोनों मौजूद है। तो ये दोनों दोनों ही है, दोनों ही कार्बन हमारे, दोनों ही, ये दोनों ही हमको मिलते चारों ओर। तो जितने भी एलिमेंट दुनिया में मिलेंगे सबको तो इस टेबल में जगह मिलनी चाहिए ना। पर मेंडलेस की टेबल में इन आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, तो ये उसका सबसे लास्ट वाला लिमिटेशन।
ठीक है। क्या लिमिटेशन? पहला, हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं दी। दूसरा, उसने क्या बोला कि एटॉमिक मास बढ़ेगा, वो उसने कहाँ फॉलो नहीं किया, कॉपर और निकल ने फॉलो नहीं किया। फिर उसने तीन एलिमेंट के बारे में भविष्यवाणी की कि तीन एलिमेंट भविष्य में मिलेंगे, पर बाकी जो दूसरे एलिमेंट थे जो भी उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उसने उनके बारे में कोई बात नहीं की। सो ही डजंट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट हाउ मच एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड लेटर। उसके बाद में जो सबसे मेन है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को मेंडलुइस की टेबल में जमाना पॉसिबल नहीं है ना। आइसोटोप्स कैन नॉट बी, वी कैन नॉट फिट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इनटू मेंडलुइस टेबल। मजबूरी क्या है? उसका लॉ क्या बोलता है? एटॉमिक मास तो बढ़ना चाहिए। अगर उस लॉ को फॉलो करने जाए तो हाइड्रोजन के आइसोटोप फिट नहीं हो रहे, कार्बन के आइसोटोप फिट नहीं हो रहे। तो ये उसका लास्ट लिमिटेशन, ठीक है। इसी की वजह से इसकी टेबल को हम पढ़ते नहीं हैं। अब सबसे जो बेस्ट टेबल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पे उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। इस पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। चलो।